everyone, welcome to Medical Education Platform. Myself Vaishnavi, I am going to teach you about the part 2 Biological Basis of Behavior. So अभी तक हम लोगों ने कहाँ तक पढ़ा था? तो बेसिकली अभी हमने स्टार्ट किया था पार्ट 1 में, ये देखा था कि बायोलॉजिकल बेसिस ऑफ बिहेवियर किस तरीके से हमारे बॉडी पे काम करता है, हमारे बिहेवियर को इन्फ्लुएंस करता है, राइट। तो अब हम देख रहे हैं कि उनका हम टाइप्स देख चुके हैं। अब हमारा काम है देखना है कि बॉडी माइंड रिलेशनशिप क्या होता है, ठीक है। So give me some time. तो बॉडी माइंड रिलेशनशिप की बात आ रही है। नेक्स्ट जो हमने बताया था कि आपको पढ़ाएंगे बॉडी माइंड रिलेशनशिप। तो बॉडी माइंड रिलेशनशिप है क्या, इसके बारे में जानते हैं। तो पहले आप ये सोचिए कि बॉडी एंड माइंड रिलेशनशिप का क्या मतलब होता है कि किसी दो चीज़ों का मिलना, ठीक है। तो जब दो चीज़ों का मिलना, यहाँ पे तो दो चीज़ जो है वो ऑलरेडी यहाँ डिफाइंड है कि बॉडी एंड द माइंड। तो बॉडी और माइंड एक दूसरे से कनेक्टेड कैसे होते हैं, और अगर कनेक्टेड होते हैं तो एक दूसरे के ऊपर कैसे अफेक्ट करते हैं। अगर बॉडी में कुछ होता है तो कैसे माइंड पे अफेक्ट पड़ता है, अगर माइंड में कुछ हमारे ऐसा चलता है तो हमारे बॉडी पे कैसे अफेक्ट करता है। तो इसके बारे में हम आगे देखते हैं। ओके, तो हम लोग पहले लिख लीजिए बॉडी माइंड रिलेशनशिप, ठीक है। सो बॉडी माइंड रिलेशनशिप में क्या है, ओके। तो आप लोग ये देखिए कि पहले क्या लिखा हुआ है कि बॉडी एंड माइंड्स आर कनेक्टेड। इट मीन्स एक दूसरे से वो क्या है, कनेक्ट है। वॉट एवर हैपन्स, अगर कुछ भी होता है इन द बॉडी एंड बॉडी अफेक्ट्स इन द बॉडी एंड बॉडी अफेक्ट्स द माइंड, अगर कुछ भी बॉडी में होता है तो जो हमारा बॉडी होता है वो हमारे माइंड्स को अफेक्ट करता है। सो अगर इसको हम एक मतलब एक क्लैरिटी के साथ देखते हैं तो क्या होता है कि इसको हम एक शॉर्ट फॉर्म में कह सकते हैं कि थिंक्स ऑफ देम एज टू फ्रेंड्स। इट मीन्स कि ये दो दोस्त की तरह होते हैं कि अगर एक को तकलीफ होती है तो दूसरे को भी तकलीफ होती है, अगर दूसरे को तकलीफ होती है तो उस पहले वाले को भी तकलीफ होती है। सो ये जो दोनों हैं बॉडी एंड माइंड एक दूसरे से क्या है, कनेक्टेड है। ये इसके साथ नहीं है, ये इसके साथ नहीं, ये दोनों एक दूसरे के ही साथ में है, ठीक है। अब नेक्स्ट हम देखते हैं हाउ माइंड अफेक्ट द बॉडी। क्या हम देख रहे हैं पहले, हाउ माइंड अफेक्ट्स द बॉडी। ओके, अब देखना है बेसिकली कि माइंड कैसे बॉडी जो है वो हमारे माइंड कैसे हमारे माइंड्स हमारे बॉडी पे अफेक्ट करते हैं। ओके ओके, तो पहला देखते हैं कि थॉट के बेसिस पे, ठीक है। अगर पहला देखते हैं थॉट्स and emotions affect the body.
ठीक है। अगर आप देख रहे हो कि यहाँ पे क्या लिखा है, थॉट्स एंड इमोशंस। जो हमारा थॉट आता है, हम कुछ भी अगर सोचते हैं तो वो भी हमारे बॉडी पे कैसे अफेक्ट करता है। तो लाइक जैसे कि अगर हम कुछ भी स्ट्रेस्ड में हैं, कुछ सोच रहे हैं, एग्जाम है, कल एग्जाम है, उसका सोच सोच के हम स्ट्रेसफुल हो रहे हैं, तो उससे क्या होता है, हमारा हार्ट बीट भी बहुत ज़्यादा फास्ट हो जाता है, जिसके और हमारे स्वेटिंग्स आने लग जाते हैं। तो ये तो हमें घबराने वाले, क्या स्वेटिंग आता है तो क्या अच्छी लगती है चीज़ें? नहीं अच्छी लगती है ना। तो बेसिकली वही है कि हमारा बॉडी उस चीज़ों से जूझता है। इट मीन्स अगर माइंड पे हम कुछ भी असर देते हैं, कहते हैं ना लोग कि अरे ये क्या दिन भर काम कर रहा है ना। अगर कोई बैठ के 9 to 5 जॉब करता है तो उसमें ये नहीं होता कि लोग इधर से उधर काम कर रहे हैं, नहीं, वो मेंटली काम कर रहे हैं। और जब इंसान मेंटली काम करता है तो वो बॉडी से भी थक जाता है। लोग कहते हैं ना कि आज कुछ काम, मतलब दौड़ भाग भी नहीं हुई फिर भी थक गए, कैसे थकते? तो वैसे लोग ऐसे थकते हैं कि जब वो माइंड से प्रॉपरली वर्क करते हैं तो वो उनका बॉडी भी उस जगह पे काम करने लग जाता है। ठीक है, तो इसको हम लोग एक लिख सकते हैं, व्हेन यू आर स्ट्रेस्ड, सिंपली एक एग्जाम्पल मैं लिखवा रही हूँ, मैं सेम चीज़ रिपीट कर चुकी हूँ, बट ये आपके नोट्स के लिए आपको मैंने प्रोवाइड किया है कि व्हेन यू आर स्ट्रेस्ड योर हार्ट बीट फास्ट एंड स्वेट। ठीक है, क्या होता है कि जब भी आप बहुत ज़्यादा स्ट्रेस्ड हो जाते हो, बहुत ज़्यादा कुछ बोलने लगते हो, करने लगते हो, सोचने लगते हो, बेसिकली आप कुछ थॉटफुल हो रहे हो, ठीक है, और चीज़ें इमोशनली आप किसी चीज़ से जूझ रहे हो, लाइक आप अगर फेल हो गए इन जस्ट, मतलब सबसे ज़्यादा इमोशंस और आपका बॉडी किस टाइम पे ज़्यादा वर्कआउट कर लेता है, जब आप किसी चीज़ में फेल हो जाते हो तो उस चीज़ को आप कंटिन्यूसली अपने इमोशंस के थ्रू उस चीज़ को निकालते रहते हो और सोचते रहते हो, कंटिन्यूसली सोच रहे हो मैं कैसे हार गया, मेरे को क्या होगा, अब क्या होगा, कैसे क्या होगा। तो वो चीज़ें सोच सोच के क्या होता है, हमारा बॉडी पे अफेक्ट करता है। क्यों? क्योंकि हम, अब देखो कैसे अफेक्ट करता है, अगर आप टेंशन में रहते हो, बहुत चीज़ सोचने लग जाते हो, तो उस टाइम पे आप खाना पीना भी भूल जाते हो। हर कोई इस चीज़ को कोरिलेट करता होगा, एग्जाम्स के टाइम भूख नहीं लगती है, कितनी चीज़ें हम पढ़ लें, तो वो चीज़ क्या होता है, माइंड में रिपीट टू रिपीट होने लग जाता है, जिसकी वजह से हम हर एक चीज़, अपना जो रूटीन होता है वो फॉलो करना बंद कर देते हैं। ओके, तो जिसकी वजह से क्या होता है, हमें हमारे जो हार्ट बीट्स होते हैं वो बहुत ज़्यादा फास्ट हो जाते हैं जब भी हम स्ट्रेस में रहते हैं। और स्वेटिंग तो आप लोग जानते ही हो कि हमेशा हमें पसीने आने लग जाते हैं, कोई घबराहट हो जाती है, इवन कोई कांड भी कर जाते हैं हम लोग तो हमें क्या होता है, पसीने आते हैं। कांड इट मीन्स कोई, आप समझ ही रहे हो कि घर में कोई काम कर दिए, बाहर में कोई काम कर दिए, लाइक उसी तरीके से। ठीक है, अब कॉलेज में हो, कॉलेज अगर भाग रहे हो, ठीक है, कॉलेज से अगर निकल रहे हो चीज़ों से, तो क्या होता है कि अटेंडेंस, डेली अटेंडेंस बनती है आपकी। अटेंडेंस जब भी आपका, आप अटेंडेंस के टाइम पे भागते हो, जैसे हमारे कॉलेज में क्या था ना कि लोग पहले, हमारे बच्चे जो स्टूडेंट्स थे वो भाग जाते थे, बीच क्लास करके, फर्स्ट क्लास में अटेंडेंस होती थी, अटेंडेंस करके वो भाग जाते थे। बट आफ्टर दैट क्या होता था कि कुछ क्लास में तो लोग रहते ही है ना, वो लोग जाके अथॉरिटीज़ को इन्फॉर्म कर दिए, एंड आफ्टर दैट क्या होने लगा कि अटेंडेंस बनने लगा। तो सेकेंड टाइम क्या हुआ कि जब बच्चे दोबारा भागे तो जो अटेंडेंस है वो रिपीट होने के लिए दोबारा अटेंडेंस बनने आ गए टीचर्स, बनाने आ गए टीचर्स, एंड आफ्टर दैट जो बच्चे थे वो पकड़े गए, और इवन कुछ लोग को कॉल भी चला गया कि जल्दी आ जाओ अटेंडेंस बन रहा है, तो सभी लोग दौड़ते घबराते हुए आए। तो वो जो घबराहट रहता है, वो सिर्फ दिमाग में सोच रहे अरे यार, अब अगर नॉर्मली भी वो नीचे भी हैं तो भी आपको ऐसा लगेगा कि अरे यार क्या करें, अब क्या रीज़न देंगे, क्या रीज़न देंगे। जस्ट ये सोच सोच के क्या होता है, स्वेटिंग्स आना लगते हैं हमारे, हम पूरा एकदम घबरा जाते हैं, हमारा हार्ट बीट्स क्या हो जाता है, फास्ट हो जाता है। तो दैट इज़ द एग्जाम्पल। अब अगर कोई इंसान खुश होता है
ऑब्वियसली हम लोग हंसते भी हैं, रोते भी हैं, हर सारे इमोशंस हमारे निकलते हैं। तो जब हम हंसते हैं तो हमारा देखिएगा कि फेस जो होता है वो ऑब्वियसली ग्लो हो जाता है, ठीक है, क्या हो जाता है, ग्लो हो जाता है। लाइक हमारा चिक्स जो रहेगा वो अपर साइड रहेगा, आँख जो रहेगा एकदम खुला खुला रहेगा, तो वो चीज़ क्या हो जाती है हमारे फेस पे भी दिखती है। तो फेस हमारा क्या, एक बॉडी का क्या है, पार्ट है, ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। नेक्स्ट आप देखोगे लाइक एंजाइटी। अब एंजाइटी कैसे अफेक्ट करता है, तो बिफोर एग्जाम you may get stomach pain, lose motion and loss of appetite। लिख देती हूँ, ठीक है। तो क्या है यहाँ पे कह रहा है कि जो हमारा डाइजेशन भी होता है वो भी हमारे बॉडी से ही रिलेटेड होते हैं, बॉडी के ही पार्ट्स है, तो वो एक प्रोसेस है डाइजेशन, ठीक है। तो क्या है, एंजाइटी जब हमें होती है, जब बहुत ज़्यादा घबराहट हो जाती है, तो उस टाइम हमारा जो डाइजेशन प्रोसेस है वो भी क्या हो जाता है, अफेक्ट हो जाता है। जस्ट लाइक जब हम एग्ज़ाम देने जाते हैं, एग्ज़ाम से पहले, एग्ज़ाम देने टाइम नहीं, इवन एग्ज़ाम के पहले क्या होता है, हमें ये चीज़ फील होने लग जाता है, पेट में दर्द हो रही है, गुड़गुड़ाहट हो रही है, अरे यार मम्मी भूख नहीं लग रही है, अजीब लग रही है, मतलब ये चीज़ें होने लग जाती है कंटिन्यू, हम लोग अपने पेरेंट्स को कंप्लेन करते हैं ये चीज़ें। अब जैसे मेरे भी ग्रुप में कुछ लोग ऐसे हैं कि जो लोग को ऑल टाइम अगर घबराहट आई, किसी भी टाइम अगर आ गया घबराहट, तो उनकी लूज मोशन होनी निश्चित है। जैसे ये बात कहने की नहीं है, बट दिस इज एग्जाम्पल, क्योंकि ये मैंने फेस किया हुआ है, देखा हुआ है। कुछ लोगों को एग्ज़ाम के बीच में ही आ जाती है, किसी को एग्ज़ाम से पहले आती है, इवन कुछ लोग ऐसे होते हैं जो एग्ज़ाम के बाद आती हैं कुछ लोगों को कि एग्ज़ाम अच्छा गया नहीं इसलिए मेरा हालत ख़राब हो रहा है। ओके, तो नेक्स्ट हम देखते हैं कि फियर चेंजेस ब्रीदिंग। जो फियर होता है हमारा, जब हम बहुत ज़्यादा डरे हुए होते हैं, तो उनके उसके बेसिस पे भी क्या होता है, हमारा जो ब्रीदिंग है वो भी चेंज देखने को मिलता है, ठीक है। अब क्यों, क्योंकि जब हम डरे हुए रहते हैं, आप खुद भी ये चीज़ एनालाइज करना कभी, कि जब आप डरे हो जाते हो, डर जाते हो किसी चीज़ से, आज तो मम्मी से मार खाना निश्चित है, आज होमवर्क कंप्लीट नहीं हुआ, आज टीचर से मार खाना, मतलब वो जो थरथराहट आती है ना आपकी सांसों में, आपको फील होता है, आपके हार्ट बीट्स तो फास्ट होते ही होते हैं, जो आप सांस लेने का आपका जो पैटर्न है नॉर्मली ये नहीं रहता है, हमारा जो सांस लेने का पैटर्न हो जाता है डरने के बाद, ये जो पैटर्न है ना इस तरीके से निकलता है, ठीक है। तो इससे हमारा जो ब्रीदिंग पैटर्न है वो भी अफेक्ट करने लग जाता है। नेक्स्ट हम देखते हैं, इसी का है कि लॉन्ग स्ट्रेस, काफ़ी दिन से अगर कोई स्ट्रेस में है, लॉन्ग स्ट्रेस कैन कॉज इलनेस। कभी कभी क्या हो जाता है, जो कि आप लोग सभी को मालूम है, कि अगर लॉन्ग टाइम बहुत ज़्यादा कोई इंसान बीमार रहता है ना, कोई मेंटली बहुत चीज़ें सोच रहा है, तो उससे क्या होता है, बहुत लोग इस चीज़ के ग्रसित हो जाते हैं, एक बीमारी के ग्रसित हो जाते हैं, जो कि आप लोग बहुत कॉमनली सुनते हैं। सबसे कॉमन वर्ड है डिप्रेशन। जो डिप्रेशन है ना, वो आजकल बहुत ज़्यादा, आज की जनरेशन्स में बहुत ज़्यादा ये होने लगी है। पहले के जनरेशन्स में उतना टाइम ही नहीं मिल पाता था लोगों को कि वो डिप्रेस्ड भी हो। इट मीन्स वो अच्छी चीज़ें हैं नहीं, बट क्या होती थी कि पहले लोग इतना काम में बिजी हैं, लेकिन मतलब कोई उनके पास एक पर्टिकुलर चीज़ नहीं रहती थी, उनके पास एक पर्टिकुलर चीज़ें नहीं होती थी। आज क्या है, लोग बैठ जाते हैं फ़ोन को लेके, फ़ोन ही कंटिन्यू देख रहे हैं तो देख रहे हैं, उनको कोई और दुनिया से मतलब नहीं है, तो उनका जो माइंड है ना कहीं विकसित नहीं हो, मतलब बाहर चीज़ों के लिए वो इन्वॉल्व नहीं हो पाते। तो उनके जो एक, अगर कोई इंसान फ़ोन में कंटिन्यूसली है, अगर किसी को किसी तरीके का टेंशन हो रहा है कि इस बार एग्ज़ाम में फ़ेल हो गए, नंबर मार्क्स कम आए, और वो चीज़ को अगर वो रिपीट मोड पे सोच रहा है, घर में इतनी प्रॉब्लम है, वो कंटिन्यूसली सोच रहा है,
सॉल्यूशन के लिए नहीं सोच रहा है, बस प्रॉब्लम को सोच रहा है। तो उस चीज़ों को सोचते सोचते क्या हो जाता है, एक स्ट्रेस लंबे समय तक रह जाता है और आफ्टर दैट उसकी वजह से एक इलनेस कॉज हो जाती है, और वो इलनेस में भी आपके लिए डेथ भी कॉज कर सकती है, और वो में भी परमानेंट आपको डिसेबल भी बना सकती है। सो कभी भी ये चीज़ें सलाह भी होनी चाहिए, सलाह है मेरी कि कभी भी लॉन्ग स्ट्रेस किसी भी चीज़ों का नहीं रखना चाहिए। कोई भी है आपके, एक ना एक तो कोई करीबी होंगे जिनसे आप ओपनली हर बात कह सके, चाहे आपके भाई हो, बहन हो, आपके फ्रेंड्स हो, आपके मम्मी हो, चाहे पापा हो, एनीबॉडी, ठीक है, आपके पास कोई भी एक है। तो अगर कोई भी छोटी भी स्ट्रेस है वो आप एक किसी के साथ शेयर जरूर करिए, ठीक है। तो नेक्स्ट हम देखते हैं अब बॉडी कैसे हमारे माइंड पे अफेक्ट करती है। अभी तक हम लोग क्या देख रहे थे कि माइंड क्या किया, हमारे बॉडी पे कैसे अफेक्ट कर रहा था। अब देखते हैं हम हाउ बॉडी अफेक्ट्स द माइंड, ठीक है। तो इसमें क्या होता है कि पहले हम लोग देखते हैं फिजिकल इलनेस अफेक्ट्स मूड। लाइक क्या होता है कि जो फिजिकल इलनेस, किसको हम लोग बोल सकते हैं, लाइक फीवर, हेडेक, कॉमनली हम लोग लेते हैं, ठीक है। कि अगर हमारा जैसे क्या होता है कि हम लंबे टाइम से कभी कोई चीज़ से मतलब बहुत ज़्यादा अगर हमें फीवर आ जाती है तो हमारा माइंड पे अफेक्ट किस तरीके से पड़ता है कि हमारा जो मूड है वो स्विंग होने लग जाता है। लाइक हम बहुत इरिटेटेबल हो जाते हैं, किसी का बात नहीं सुनना पसंद करते हैं, एकदम शांति चाहते हैं कभी कभी। तो चीज़ें क्या हो जाती है, खाना नहीं पसंद करते, तो वो क्या हो जाता है, मूड स्विंग्स हो रहा है, वो हमारे इमोशंस को अफेक्ट कर रहा है। इट मीन्स जो हमारा माइंड में चीज़ें चलती है वो उसको डिस्टर्बेंस कर रहा है। तो जो हमारा फीवर आ गया, तो फीवर आने के बाद ना खाने का मन करता है, ना कुछ करने का मन करता है, इवन अजीब सा टेस्टलेस हो जाता है। तो वो हमारा क्या हो रहा है, डेली रूटीन से तो थोड़ा डिफरेंस हो गया। उस रूटीन में डिफरेंसेस होने की वजह से क्या हो जाती है, आपके मूड में भी चेंजेस हो जाती है, ठीक है। सो नेक्स्ट है हमारा ठीक है। तो क्या है कि अब हमारा हार्मोन्स भी क्या है, हमारे एक बॉडी का पार्ट है जो कि क्या करता है, जब हार्मोन्स इम्बैलेंसेस होते हैं तो उस टाइम पे हमारा इमोशंस भी क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है, चेंज देखने को मिलता है। तो जस्ट लाइक कि पहला हम लोग देखते हैं थायराइड इम्बैलेंस। जब थायराइड इम्बैलेंस होता है तो उस टाइम पे क्या होता है, ज़्यादातर देखा जाता है कि मूड चेंजेस होने के सिम्टम्स ज़्यादा देखने को मिलता है। सेकेंड है कि अगर किसी का ब्लड शुगर बहुत ज़्यादा डाउन हो जाता है तो उस टाइम पे वो पर्सन या तो बहुत एंगर हो जाता है, आइदर वो बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन में जीने लग जाता है, वो कन्फ्यूज हो जाता है, हर चीज़ उसको समझ नहीं आती है। और ऑब्वियस सी बात है कि जब आप एज अ डेली लाइफ कोई चीज़ें नहीं समझ पाते हो तो गुस्सा ऑटोमेटिकली आता है। तो दैट इज़ द रीज़न कि ये क्या होता है, हमारे माइंड पे एक बॉडी का पार्ट्स अफेक्ट करता है। नेक्स्ट है हमारा एक्सरसाइज इम्प्रूव्स ठीक है।
तो क्या है कि एक्सरसाइज इंप्रूव मेंटल हेल्थ, इसमें तो आप लोग को बताने की नीड भी नहीं है, क्योंकि आज के डेट में इतना सारा अवेयरनेस फैलाया गया है कि हमेशा हेल्दी रहने के लिए आज के डेट में आपको हमेशा एक्सरसाइज की नीड भी होनी चाहिए। आपको एक हेल्दी लाइफ के लिए एक्सरसाइज, मॉर्निंग वॉक, लाइक योगा एंड ऑल जो भी आपको करनी चाहिए, उससे क्या होती है मेंटल हेल्थ इम्प्रूव होती है। इवन आप ये भी जानते हो कि बहुत सारे ऐसे हेल्थ सेंटर्स बनाए गए हैं जहाँ पे सिर्फ मेडिटेशन एंड ऑल के लिए, सिर्फ माइंड के पीस के लिए क्या किया जाता है, ट्रेनिंग दी जाती है। लाइक एक सेंटर बनाया गया है जहाँ पे लोग जाके फ्रीली अपना माइंड जो है वो रिलैक्स करते हैं, और वो एक्सरसाइज के बेसिस पे, योगा के बेसिस पे, मेडिटेशन के बेसिस पे उनका जो मेंटल हेल्थ रहता है वो इम्प्रूव होता है। ठीक है, नेक्स्ट है, आप देख लीजिए न्यूट्रिशन अफेक्ट। तो कह रहा है कि न्यूट्रिशन अफेक्ट्स थिंकिंग। अब यहाँ न्यूट्रिशन कैसे थिंकिंग पे अफेक्ट कर सकती है भाई? तो न्यूट्रिशन जो होता है हमारा डाइट है प्रॉपरली, ठीक है। अगर हम सही से खाना खाते हैं तो हर एक चीज़ सही से हम काम करते हैं। अगर आप खुद ही देखो, जिस दिन कोई इंसान फास्टिंग पे रहता है, रिसेंटली अभी सोमवारी स्टार्ट हुई है, तो सबको हैप्पी सोमवारी। तो सोमवारी जो स्टार्ट हुई है तो उस टाइम पे लोग क्या कर रहे हैं, अब फास्टिंग पे हैं, ठीक है। फर्स्ट डे तो सभी लोग फास्टिंग पे लगभग लोग रहते हैं। तो उस फास्टिंग के बाद क्या होता है, आप जब नेक्स्ट डे फास्टिंग में पूरे दिन क्या हो जाता है, आप बहुत थोड़ा सा मूड चेंजेस रहता है, लो रहता है, आपका जो माइंड सोचने का रहता है वो कैपेसिटी थोड़ा कम हो जाता है, आप थके थके से लगते हो, भले कुछ खाए नहीं पिए नहीं, काम तो कर ही रहे हो, एज अ माइंड से काम कर रहे हो, आइदर बॉडी से काम कर रहे हो, आइदर दोनों से ही आप काम कर रहे हो, तो आप क्या हो जाते हो, आप थक जाते हो। तो चीज़ें क्या होती है, आपके न्यूट्रिशन के बेसिस पे आपका थिंकिंग प्रोसेस पे भी अफेक्ट देखने को मिलता है। अगर आप पुअर डाइट ले रहे हो, ठीक है, पुअर डाइट है आपका, तो आप क्या करोगे, हर एक चीज़ में कंसंट्रेट करने में जो आपका कंसंट्रेशन है वो क्या हो जाएगा, लो हो जाएगा। किसी भी चीज़ पे आप इजीली कंसंट्रेट नहीं कर पाओगे, आपको बहुत टाइम लग सकता है। अगर गुड डाइट रहेगा तो आपका जो मेमोरी है वो शार्प रहेगा, मेमोरी हमेशा अच्छी रहेगी, मूड भी क्या रहेगा, बेटर रहेगा। तो ये सब क्या है कि बेसिकली पुअर डाइट रहेगा तो आपका ऑब्वियसली कंसंट्रेशन लो रहेगा, आप किसी भी चीज़ पे इजीली कंसंट्रेट नहीं कर पाओगे। गुड डाइट रहेगी तो आपकी मेमोरीज भी इंक्रीज रहेगी और बेटर मूड भी बना रहेगा, ठीक है। तो नेक्स्ट आप देखते हैं, अब देखते हैं नर्सिंग आप पढ़ रहे हो, तो नर्सिंग में आपका बॉडी माइंड रिलेशनशिप इम्पॉर्टेंट क्यों है बेसिकली, ठीक है। तो ये हॉलिस्टिक केयर जिसमें नर्स हमेशा अपने पेशेंट्स को इसमें क्या करती है, नर्स हमेशा अपने पेशेंट्स को एक अच्छा केयर प्रोवाइड करती है, जिसमें उनका हमेशा एक ही नज़रिया रहता है कि कोई भी पेशेंट अलग नहीं है, जो है एक है, और उनको जो केयर है वो एक अच्छे प्रॉपर मैनर में अपना उनको केयर प्रोवाइड करना होता है, ठीक है। नेक्स्ट है आपका इमोशनल सपोर्ट। इमोशनल सपोर्ट हेल्प्स हीलिंग। ऑब्वियसली यहाँ पे हम लोग पहले तो केयर अपने बॉडी के हिसाब से उनको दे रहे हैं,
इमोशनल सपोर्ट उनको हम किस बेसिस पे दे रहे हैं, एज अ माइंड बेसिस पे। दैट्स वाई हमारा यहाँ पे कहते हैं कि बॉडी माइंड रिलेशनशिप हमारे नर्सिंग में क्यों इंपॉर्टेंट है, कि इनके हेल्प से हम क्या करते हैं, पेशेंट्स को हीलिंग में भी हेल्प करते हैं, उनका रिकवरी जल्द से जल्द हो जाए उसके लिए हम हेल्प करते हैं, इमोशनल सपोर्ट देते हैं, क्योंकि ज़रूरी नहीं है कि सारे पेशेंट्स जो है वो इमोशनली टर्म पे ओके रहे, ठीक है। बहुत लोग का कुछ घर से इश्यूज़ रहता है तो वो माइंड में चलता है, उनके आगे के जनरेशन्स कैसे चलेंगे उसको लेके वो टेंशन में रहते हैं, दैट्स वाई वो रिकवरी जल्दी उस कंडीशन में नहीं कर पाएंगे, इसीलिए उनको इमोशनली सपोर्ट, उनको रिलैक्सेशन उनको प्रोवाइड हम लोग करते हैं, ठीक है। फिर है देख पा रहे हैं कि मैंने लिखा है कि ऑब्जर्व साइकोलॉजिकल साइन। इट मीन्स क्या है कि पेशेंट्स का हमें क्या करना चाहिए, हमेशा ऑब्जर्व उनके, हम जो साइकोलॉजिकल साइन होते हैं, जो कि साइन कैसे हम लोग साइकोलॉजिकली देखते हैं, तो उनका माइंड से उनका क्या देखने को मिलता है। तो लाइक हम लोग एंजाइटी बेसिस पे हम उनको देखते हैं कि वो उनको एंजाइटी तो नहीं हो रही है, उनको हम देखते हैं कि डिप्रेस्ड तो नहीं हो रहे किसी चीज़ को, वो कंटिन्यू बेसिस पे वो कंटिन्यू उसी चीज़ को सोच तो नहीं रहे हैं। तो ये सब चीज़ें उनको हम उनके साइंस को देखते हैं, अगर ये चीज़ देखने को मिलती है तो हम उस चीज़ों पे वर्क करते हैं, उनको साइकोलॉजिकल सपोर्ट करते हैं, बात करते हैं उनसे, सारी चीज़ें उनको समझाते हैं, उनका ट्रस्ट गेन करते हैं। तो ये सब चीज़ें हैं। सो नेक्स्ट हम देखते हैं अब नेक्स्ट हम देखेंगे जेनेटिक्स एंड बिहेवियर के बेसिस पे, ठीक है। तो पहले हम देखते हैं जेनेटिक्स। तो यहाँ हम लिखते हैं कि जेनेटिक्स आर द स्टडी बिहेवियर एंड मेंटल प्रोसेस। ठीक है, नेक्स्ट क्या है कि जीन्स आर स्मॉल बायोलॉजिकल यूनिट्स बेसिकली। ये क्या ही लिखें, छोड़िए, मेन जो पॉइंट्स है वो लिख लेते हैं। ठीक है, ये क्या कह रहा है कि जेनेटिक्स इज द स्टडी ऑफ जीन्स एंड हेरिडिटी दैट इन्फ्लुएंसेस बिहेवियर एंड मेंटल प्रोसेस। ये क्या है, दे पास फ्रॉम पेरेंट्स टू चिल्ड्रन। इट मीन्स क्या है, ये एक टाइप का स्टडी है जेनेटिक्स के बारे में। हम लोग, आपका यूनिट्स चैप्टर्स भी आते हैं, सब्जेक्ट्स आते हैं, सॉरी, तो उसमें क्या करते हैं, स्टडी करते हैं किसके बारे में, तो जीन्स के बारे में और हेरिडिटी के बारे में। और ये जो जीन्स और हेरिडिटी है, हमारे किस चीज़ों को इन्फ्लुएंस करता है हमारे लाइफ में, तो ये हमारे बिहेवियर को ही इन्फ्लुएंस करता है और हमारे मेंटल प्रोसेस को ही ये इन्फ्लुएंस करता है। मतलब ये चीज़ें उस चीज़ों पे ही अफेक्ट दिखाती है। तो लाइक बिहेवियर में कैसे दिखाती है, तो अगर पेरेंट्स का, मान के चलते हैं पेरेंट्स का बिहेवियर अगर बहुत ज़्यादा काम है, लाइक शांति है, तो मे बी इन सम केसेस उनके बच्चे में भी वही जीन्स ट्रांसमिट होके उनका भी जो नेचर है, बिहेवियर है, वो बहुत कामली रहेगा। समटाइम्स किसी के पेरेंट्स बहुत ज़्यादा हाइपर होते हैं, लाइक एंगर इश्यूज होती है उनको, तो उनके चिल्ड्रन में भी, अगर 2 या 3 चिल्ड्रंस हैं उनके, तो मे बी एक में भी या तीनों में भी या दोनों में भी
किसी एक में तो मस्ट है कि आपको देखने को वो चीज़ें मिलेगी, ठीक है। नेक्स्ट है आपका मेंटल प्रोसेस, सोचने का तरीका भी उनका उनके पेरेंट्स की तरह भी होता है, और ये चीज़ें सम काइंड्स अपने इन्वायरमेंट के बेसिस पे भी अफेक्ट करता है। इट डजंट मीन्स कि वो सिर्फ पेरेंट्स से ही जीन्स से ही आता है, बट 50% अगर देखा जाए तो वो हमारे जीन्स, हमारे पेरेंट्स का जो आता है वो समटाइम्स उन्हीं का कुछ नेचर, उन्हीं का जो सोचने का तरीका, उनके चलने का तरीका, कहते हैं ना कि अरे ये तो अपने पापा जैसा है, अरे ये तो अपनी मम्मी के जैसा गई है, ये तो अपनी मौसी पे गई है, ये तो अपनी बुआ पे गई है, ये नाना पे गया है, ये दादा पे गया है। ऐसे क्यों बोलते हैं लाइक कि परदादा पे गया है? बच्चा तो परदादा को नहीं देखा ना, बट जो लोग देखे हैं वो क्या करते हैं, बच्चे से कोरिलेट करते हैं, और उसी के बेसिस पे क्या होता है, वो एक्चुअली में क्या होता है, जीन्स ही बच्चे में ट्रांसमिट होती है उनके पेरेंट्स की, एंड दैट्स वाई ये ही लुक्स लाइक दैट हिम और अदर थिंग है, ठीक है। तो चीज़ें क्या है, लाइक एग्जाम्पल में देख लीजिए, हाइट हो गया, हाइट समटाइम्स क्या होता है पेरेंट्स का ही आता है, उनका मान के और लेके चलिए इंटेलिजेंस, जो उनका IQ पावर है वो भी समटाइम्स उनके जैसा ही रहता है, ठीक है। तो अब नेक्स्ट देखते हैं बिहेवियर, है ना। बिहेवियर क्या कहता है, बिहेवियर मीन्स द ठीक है। तो बिहेवियर बेसिकली है क्या, बिहेवियर का मतलब होता ही है बेसिकली एक इंसान के इंसानी जीवन में कि द वे अ पर्सन थिंक, फील्स एंड एक्ट, जो एक पर्सन जिस वे में सोचता है वो भी हमारा बिहेवियर है, किस वे में फील करता है, फील करने के बाद वो उनके मतलब वो कैसे उस चीज़ों पे एक्ट करता है, लाइक उस चीज़ों पे बिहेव करता है, बोलता है, करता है, काम करता है, उस चीज़ों को ही हम क्या कर रहे हैं, बिहेवियर। जिसके अंदर हम देखते हैं कि थिंकिंग, थिंकिंग क्या कर रहा है, सोचने में पर्सन को हेल्प करता है, लाइक उनका मेमोरी पावर, IQ, लाइक इंटेलिजेंस, ये थिंकिंग इस चीज़ को डिसाइड करता है। फिर आपका फीलिंग हो गया, फीलिंग में आपके इमोशंस, आपको हम लोग बोल सकते हैं इमोशंस, ठीक है। तो क्या है कि फीलिंग, इमोशंस, बहुत सारे इमोशंस हैं, एंगर, ग्रीफ, सैड, हैप्पी, ये सब चीज़ें क्या है इमोशंस में देखने को मिलती है। और जब हम ये सब इमोशंस बाहर लाते हैं तो इसमें होता ही क्या है, बेसिकली इसमें हमारा बिहेवियर के ही थ्रू हमारा इमोशंस बाहर आता है। अंदर ही अंदर जब हम गुस्सा भी होते हैं तो आप ऐसे नहीं कर सकते हो, हे यार अंदर से गुस्सा हो रहा है, नहीं, और या तो गुस्सा हो रहा है और अंदर से खुश हो रहा है, ये बहुत रेयरली केस में हो पाता है, वो भी एक फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड हो पाता है, अदरवाइज ये भी इम्पॉसिबल नहीं होता है, ठीक है। नेक्स्ट हम देखते हैं कि रिलेशनशिप बिटवीन genetics influence behavior by affecting brain structure,
रिलेशनशिप बिटवीन जेनेटिक्स एंड बिहेवियर। तो जेनेटिक इन्फ्लुएंसेस बिहेवियर बाय अफेक्टिंग, कैसे जो जेनेटिक्स है वो हमारे बिहेवियर के बाद कैसे हमारे बिहेवियर्स पे अफेक्ट करता है, ठीक है। तो लाइक इमोशनल रिस्पॉन्सेज, पर्सनालिटी ट्रेट्स, लाइक इमोशनल रिस्पॉन्सेज हमेशा बताए हैं कि जब भी अगर जेनेटिक्स हो, चाहे इवन कोई भी ब्रेन का कोई फंक्शन हो, नर्वस सिस्टम का कोई फंक्शन हो, तो वो अगर बिहेवियर में आ रहा है तो वो हमारा अफेक्शन दिखाएगा, अफेक्टेड दिखाएगा, और वो अफेक्टेड हमारे बिहेवियर के थ्रू दिखाता है। और वो अफेक्शन क्या होता है, तो बेसिकली इमोशनल रिस्पॉन्सेज होते हैं, प्लस पर्सनालिटी ट्रेट्स भी बाहर देखने को मिलता है, लाइक उनकी पर्सनालिटी कैसी है, गुड पर्सनालिटी, बैड पर्सनालिटी, ये चीज़ हम लोग डिस्क्राइब करते हैं एज अ जजमेंट बेसिस पे। तो ये कैसे मतलब पर्सनालिटी बाहर हमारा निकलता है उसके बेसिस पे ये लोग देखते हैं। अब इसी में कह रहे हैं कि बिहेवियर का मतलब ही हो गया कि जहाँ पे बिहेवियर हम कब शो कर पाते हैं, जब जेनेटिक्स और इन्वायरमेंट जो होता है वो एक साथ होता है। लाइक जेनेटिक बेसिस पे जो पेरेंट्स का हमारा इनहेरिटेड हुआ है जीन्स, उसको, और जो हमारा जिस एरिया में हम रह रहे हैं, जिस जगह हम रह रहे हैं, उस जगह का भी प्रभाव हमारे बिहेवियर पे पड़ता है। अगर हम देखोगे कि हम लोग सिर्फ कचरा वाला, मतलब सिर्फ झगड़ालू जगह पे रह रहे, सिर्फ झगड़ा 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 झगड़ा, तो कोई भी चीज़ हमारे फ़ोन पे भी, इवन फ़ोन पे भी अच्छी चीज़ें नहीं आएगी, हमेशा हमारा नेगेटिव पर्पस ही आएगा। अगर कोई देख रहा है कि हाँ ये मर्डर हो रहा है, मर्डर हो रहा है, मर्डर हो रहा है, तो वो सिर्फ मर्डर का ही उसके पास दिमाग आएगा, वो हमेशा कभी भी पॉजिटिव साइड वो जा ही नहीं पाएगा, और उससे बस उसका बिहेवियर भी क्या हो जाएगा, नेगेटिव ही हो जाएगा, ठीक है। तो इसीलिए हमेशा कहा भी जाता है कि ऑलवेज बी पॉजिटिव। ये सिर्फ कहने की बात नहीं होती है, ये करना भी चाहिए इंसान को। ये मेरे लाइफ का मंत्रा है कि हमेशा पॉजिटिव ही सोचो, कुछ गड़बड़ हो रहा है उसमें भी एक बार ट्राई करो कि पॉजिटिव सोचो। समटाइम्स कुछ सॉल्यूशन उसी के हेल्प से आपको मिल जाता है, और वो चीज़ें आप फिर अपने आप को शांत कर पाते हो, ठीक है। अब बेसिकली देखेंगे हाउ जेनेटिक्स इन्फ्लुएंस बिहेवियर। तो पहला क्या है, इंटेलिजेंस। दूसरा क्या हो गया, टेम्परामेंट। सेकंड क्या हो गया, उसके बाद क्या होगा, पर्सनालिटी। इसके बाद क्या हो सकता है, इमोशनल बिहेवियर। इसके बाद तो अब हम लोग देखते हैं कि कैसे हमारे जेनेटिक्स जो होता है वो बिहेवियर पे को इन्फ्लुएंस करता है, ठीक है। तो पहला सिंपल है कि आईक्यू, जो इंटेलिजेंस जिसको बोलते हैं, कि किसी जैसा भी हमारे पेरेंट्स का आईक्यू पावर होता है, या फिर जो हमारे इन्वायरमेंट के बेसिस पे भी हमारा आईक्यू डेवलप्ड होता है, तो वो हमारे बिहेवियर में ही शो होता है। अगर कोई बच्चा पढ़ने में तेज होता है और उसका इन्वायरमेंट भी पॉजिटिव रहता है, तो वो उस चीज़ में डेवलप करने में और उसको हेल्प मिलती है। क्लासेस में किसी तरीके का क्वेश्चन पूछते हैं तो सबसे पहला रिस्पांस उसी बच्चे का आता है एज अ हैंड रेस, ठीक है। वो हैंड रेस करेगा, आंसर करेगा, एंड आफ्टर दैट ही पोलाइटली वे में, डिसिप्लिन वे में वो बैठ जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से बिहेवियर यहाँ इन्फ्लुएंस हुआ। नेक्स्ट टेम्परामेंट। टेम्परामेंट का मतलब ही हो गया कि बहुत ज़्यादा कैसे इंसान कोई हाइपर होता है, ठीक है। तो जब पेरेंट्स कोई बहुत ज़्यादा हाइपर्ड है तो उसका बच्चा भी क्या हो जाता है, उस टाइप का ही ज़्यादातर देखने को मिलता है। सम काइंड्स ऑफ अगर जीन्स उनका ट्रांसमिट नहीं भी होता है, तो हमारा इन्वायरमेंट अगर वैसा है, नेगेटिव बेसिस पे हो रहता है, तो वहाँ पे क्या होता है, बिहेवियर भी, टेम्परामेंट भी देखने को मिलता है। वो टेम्पर्ड बहुत ज़्यादा हाई हो जाता है, इरिटेटेबल हो जाता है। सेकेंड है फिर पर्सनालिटी। पर्सनालिटी क्या आ गया कि ले लेने बोलो, 5-10 मिनट और रुकने बोलो, चले जाएंगे 5 मिनट, ठीक है।
ओके नेक्स्ट क्या है पर्सनालिटी। तो पर्सनालिटी बेसिस पे क्या हो रहा है कि हम लोग देखते हैं कि पर्सनालिटी में क्या है कि जैसा इन्वायरमेंट, जैसा पेरेंट्स का संस्कार, जो उसको हम लोग बोलते हैं, एक नाम दिया गया है संस्कार। तो वो जो पेरेंट्स संस्कार किसके बेसिस पे हम कहते हैं, पेरेंट्स के पालन पोषण, उनके बुद्धि देने पे, प्लस इन्वायरमेंट भी मैटर करता है। इट डजंट मीन्स कि सिर्फ जो बच्चे का एक संस्कार है, जो एक पर्सनालिटी है, वो सिर्फ पेरेंट्स से ही उनका झलक दिखता है। नहीं, ये बहुत गलत परसेप्शन बना हुआ है कि अगर बच्चा ऐसा है तो इसके माँ बाप भी ऐसे ही होंगे। नो, ऑलवेज मदर फादर जो होते हैं वो अपने बच्चों को अच्छा ही देते हैं, अच्छा ही प्रोवाइड करते हैं, हर नॉलेज, हर उनको बिहेवियर, हर एक चीज़, ठीक है। बट क्या होता है, सम काइंड ऑफ बच्चे का भी खुद का दिमाग डेवलप्ड होता है। ये साइंटिफिक है, लोगों को ये नहीं पता। सिर्फ लोग क्या ब्लेम करना जानते हैं कि अगर बच्चा ऐसा है तो माँ बाप भी ऐसे होंगे। इन पॉजिटिव वे भी बोलते हैं कि बच्चा इतना अच्छा इसीलिए पेरेंट्स अच्छे होंगे, इसीलिए बच्चा ऐसा। नहीं, पेरेंट्स का हाथ होता है, बट सम काइंड इन्वॉल्वमेंट और बाकी समाज का भी हाथ होता है। बच्चे का खुद का माइंड डेवलपमेंट भी होता है, स्कूल होता है, स्कूल मैटर करता है। तो ये सब चीज़ें क्या होती है, उनके पर्सनालिटी को बिहेवियर में शो करती है। अगेन इमोशनल बिहेवियर हर जगह है कि अगर जेनेटिक्स बेसिस पे हो, चाहे इमोशनल इन्वायरमेंट बेसिस पे हो, हमारा इमोशंस हर जगह अवेलेबल होता है और उसको हम बिहेवियर में ही शो करते हैं। नेक्स्ट मेंटल डिसऑर्डर। ये हमारे मेंटल डिसऑर्डर को भी सम काइंड देखने को मिलता है कि अगर किसी पेरेंट्स को अगर मेंटल इश्यूज़ है तो कुछ चीज़ें बच्चे में भी ट्रांसमिट हो जाती है और बच्चा भी सम काइंड वो मेंटल डिसऑर्डर से जूझता है। किसी बच्चे का मेंटली डेवलप नहीं होता है। आजकल ये चीज़ें ज़्यादा देखने को मिल रही है क्योंकि आज के डेट में कोई भी चीज़ शुद्ध नहीं मिल रही है और बहुत ज़्यादा जंक फूड्स भी अवेलेबल हो रहे हैं और लोग एज अ प्रेगनेंसी के टाइम पे या फादर मदर सही से खाना, न्यूट्रिशन डाइट नहीं लेने की वजह से बच्चे का भी ग्रोथ में प्रॉब्लम होता है और उस वजह से भी क्या होता है, बच्चे का बचपन से मेंटल ग्रोथ कम रहता है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें देखने को मिलती है। हम एक देख लेते हैं इनहेरिटेंस। ओके, तो बेसिकली इनहेरिटेंस ऑफ बिहेवियर क्या है? तो इनहेरिटेंस ऑफ बिहेवियर मीन्स गेटिंग सम बिहेवियरल क्वालिटीज फ्रॉम पेरेंट्स थ्रू जीन्स। जीन्स के थ्रू क्या होता है कि हमारे पेरेंट्स में कुछ ऐसे जीन्स प्रोवाइड होते हैं जो कि जिसमें हमारा बिहेवियरल क्वालिटीज़ क्या हो जाता है, इनहेरिटेड हो जाता है, हमारे अंदर वो आ जाता है। ठीक है, अब बिहेवियरल क्वालिटीज़ क्या हो गया कि हम कितने अच्छे हैं बिहेवियरल वाइज। प्लस चीज़ें आप देखिए यहाँ पे क्या है, तो स्किन कलर कुछ होता है तो आप देखोगे कि बहुत ऐसे मतलब 50% से आप ज़्यादा देखोगे कि जैसे पेरेंट्स का स्किन कलर है, बच्चे का भी स्किन कलर एज इट इज़ ही है। प्लस हाइट का भी मैंने आपको जीन्स में बताया था, बट यहाँ हेरिटेंट में क्या होता है कि बेसिकली जो उनका बेस प्रॉपर एक माइनर चीज़ें होती है पेरेंट्स के अंदर जो जीन्स में, वो चीज़ें बच्चे में ट्रांसमिट होती है और वो बिहेवियरल क्वालिटीज़ होता है। प्लस हाइट, फिर आई कलर। समटाइम्स देखिएगा जो आई का कलर होता है वो भी पेरेंट्स के जैसा ही बच्चे में भी देखने को मिलता है। सो इसको हम लोग क्या बोलते हैं कि इनहेरिटेंस ऑफ बिहेवियर। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग देखते हैं नेक्स्ट देखते हैं हम लोग ब्रेन एंड बिहेवियर। सभी लोग एक चीज़ ज़रूर नोटिस करिए
कि यहाँ हमारा बॉडी और माइंड से ही बात चल रही है, हमारा बायोलॉजिकल बेसिस ऑफ बिहेवियर पर है, तो बिहेवियर तो हमारा हर एक जगह अवेलेबल रहेगा। प्लस अब हम जब भी बिहेवियर को किसी चीज़ से कनेक्ट करते हैं तो वहाँ पे एक बॉडी का पार्ट्स भी अवेलेबल हमेशा होता है। तो यहाँ लिखते हैं हम लोग ये क्या एक टाइप का इम्पॉर्टेंट पार्ट है, सॉरी क्या कह रहा है कि ब्रेन एंड बिहेवियर, लाइक ब्रेन इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ आवर नर्वस सिस्टम। नर्वस सिस्टम का क्या है, ब्रेन एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, जिसकी वजह से क्या करता है, ये क्या काम करता है, तो ये कंट्रोल करता है एवरीथिंग वी डू, जो भी हम काम करते हैं वो सभी चीज़ को ये क्या करता है, कंट्रोल करता है। जिसमें पहला क्या हम देखते हैं, थिंकिंग, फीलिंग, मूवमेंट, स्पीच, सॉरी स्पीच, मेमोरी एंड इमोशंस। ठीक है, ये क्या कर रहा है, हम जो भी काम करते हैं, जो भी इस तरीके का काम, लाइक कुछ सोचना, वो भी हमारा कौन कंट्रोल करता है, तो हमारा नर्वस सिस्टम, मतलब हमारा ये सॉरी लाइक जो हमारा नर्वस सिस्टम है वो कंट्रोल करता है हमारे थिंकिंग को, फीलिंग को, मूवमेंट को, स्पीच को। अब ये कंट्रोल किस बेसिस पे करता है, तो जो हमारा नर्वस सिस्टम है वो हमारे ब्रेन से कनेक्टेड होता है, वो सिग्नल पहुंचाता है, आफ्टर दैट जो ब्रेन है वो उस चीज़ों को क्या करता है, कंट्रोल करता है, किस काम को कैसे करना है वो वही कंट्रोल करता है। तो दैट्स वाई जो ब्रेन है वो एक मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ आवर नर्वस सिस्टम होता है। ठीक है, क्लियर है। अब बिहेवियर देखें, बिहेवियर में क्या हो गया, एक पर्सन क्या करता है, सोचता है, फील करता है, जो भी ये काम वो अपना उस फीलिंग को एज अ बिहेवियर एक्ट करता है, उस चीज़ को अपने बिहेवियर में शो करने का ट्राई करता है, इवन शो ही होता है। ठीक है, अब नेक्स्ट देखते हैं हम लोग कि हाउ ब्रेन कंट्रोल बिहेवियर। बेसिकली अब हम देखते हैं हाउ ब्रेन कंट्रोल बिहेवियर। तो ब्रेन अब कैसे कंट्रोल करता है हमारे बिहेवियर को, वो देखते हैं। द ब्रेन वर्क्स लाइक a control center of the body. It receives message from our basically sense organ. So like eyes, ears, tongue, skin and nose. These are our sense organ. अब यहाँ देखिए क्या है कि हाउ ब्रेन्स कंट्रोल बिहेवियर। ठीक है, कैसे हमारा जो ब्रेन है वो हमारे बिहेवियर पे कंट्रोल लाता है। तो लाइक जो ब्रेन है वो वर्क्स लाइक अ कंट्रोल सेंटर ऑफ द बॉडी। जो हमारा ब्रेन है ना वो हमारे बॉडी को कंट्रोल करता है। कंट्रोल कैसे कर पाता है, जब हमारा नर्वस सिस्टम जो है सिग्नल पहुंचाता है हमारे सेंस ऑर्गन के थ्रू। जो हमारा मैसेज है वो रिसीव कहाँ से होता है, तो हमारे सेंस ऑर्गन से रिसीव होता है और वो हमारे ब्रेन तक जाता है। तो सेंस ऑर्गन क्या है, आई, ईयर, टंग, स्किन, नोज। ठीक है, अब ये चीज को आप देखो, अब इस चीज को आप देख सकते हो कि किसी चीज को आप देखते हो, लाइक सामने सांप दिख गया, सांप दिखता है तो आपके दिमाग में पता है कि उससे वो काट सकता है, तो आप क्या करोगे, भागोगे। कुछ सुनाई दिया, लाइक अगर बम विस्फोट का आवाज सुनाई देता है, या मान लो अचानक से सोए हो, आराम से पड़े हो, अचानक से कहीं भी बगल में आपका घर जो है वो रोड साइड है, या फिर ट्रांसफार्मर, सबसे इजी सिंपल, सबसे इजी ट्रांसफार्मर हर के घर के इर्द गिर्द ही होता है। वो जब ब्लास्ट करता है, बारिश के टाइम पे बहुत ज़्यादा होता है, बुम बुम बुम, तो वो क्या हो जाता है, अचानक से आप उठ जाते हो डर के, क्योंकि आपका जो ईयर है वो उसको सेंस कर लिया कि कुछ तो हुआ, कुछ आवाज़ की है। ठीक है, टंग, मिर्ची खाते हो जो कि आई डोंट लाइक इट, मिर्ची जब खाते हो तो वो क्या हो जाता है, आपको सेंस सिग्नल हो जाता है कि तीखा लग रहा है, तीखा लग रहा है। मीठा भी खाते हो तो वाह वाह वाह, ठीक है, तो वो चीज़ क्या कर रही है, सिग्नल पहुंचा रही है और ब्रेन उस चीज़ को कंट्रोल कर रहा है।
स्किन क्या, अब तीखा लगता है तो ऐसा थोड़ी कि मर जाओगे, तीखा लगता है तो पानी पीते हो, कंट्रोल करते हो उस चीज़ों को। फिर स्किन पे कुछ जल जाता है, अब जस्ट लाइक मच्छर काट लेता है ना, तो क्या हो जाता है, इचिंग होता है, तो आपका हाथ कहाँ ऑटोमेटिकली क्या हो जाता है, हाथ खुजलाने चला जाता है। आपका जल गया तो इस तरीके से रिस्पॉन्स करता है, आप कंट्रोल करते हो चीज़ों को स्किन के भी थ्रू, आपको स्किन के थ्रू वो चीज़ें पता चल जाती है कि अच्छा मेरा हाथ जल गया, गर्म लग रहा है। नोज़, किसी भी रोड से अब आप क्रॉस करते हो, देखते हो कि बहुत ज़्यादा जानवर कभी कभी रोड क्रॉसिंग के दौरान उनका डेथ हो जाती है, बट उनको कोई हटाता नहीं है, जिसकी वजह से बहुत गंदा फाउल स्मेल बहुत उस एरिया में पूरा स्प्रेड हो जाता है। तो आप जब बस से एकदम नॉर्मली मस्त जा रहे हो गाना सुनते, अचानक से भक से एकदम आता है नाक में स्मेल, वो बहुत गंदा लगता है, आप थोड़ी देर के लिए ट्रॉमेटाइज्ड हो जाते हो। मेरा तो हो जाता भैया कि ओह माय गॉड, मतलब ऐसा बहुत गंदा स्मेल होता है। तो वो चीज़ें स्मेल आप कैसे वो सूंघ पा रहे हो, तो एज अ सेंस ऑर्गन के बेसिस पे, और वो सिग्नल पहुंच के ब्रेन में जा रहा है और उस चीज़ को तब एनालिसिस कर रहे हो, और आपके बिहेवियर में आपके स्मेल के बेसिस के आप पे बिहेवियर जो भी होता है वो आपका निकलता है, ठीक है। और उसी के बेसिस पे क्या आता है, जब हम मैसेज समझते हैं तो हमारा जो क्या कहते हैं, जब मैसेज हम समझते हैं, अंडरस्टैंड मैसेज, इसमें बेसिकली हो क्या रहा है, द मैसेज, इसके बाद मेक डिसीजन, उसी के बेसिस पे हम क्या करते हैं, डिसीजन लेते हैं। फिर सेंड ऑर्डर टू मसल्स एंड ग्लैंड्स की वो उसी तरीके से रिएक्ट करें, ठीक है। तो अब हम नेक्स्ट देखेंगे सेंसेशन। सो अब हम नेक्स्ट देखेंगे सेंसेशन, जो कि हम नेक्स्ट पार्ट में हम देखेंगे सेंसेशन कैसे वर्क करता है। एंड आफ्टर दैट जो लास्ट पार्ट होगा वो आपका कंप्लीट हो जाएगा यूनिट 2, एंड आफ्टर दैट हम लोग यूनिट 3 में ट्रांसफ़र करेंगे। बट अभी हमारा सेकेंड पार्ट आज कंप्लीट होता है और थर्ड पार्ट में हम लोग जाएंगे, पार्ट थर्ड में सेंसेशन, एंड आफ्टर दैट जो भी हमारे सिलेबस के अकॉर्डिंग अवेलेबल होगा वो हम आगे स्टडी करेंगे। सो आज के लिए इतना ही, थैंक यू सो मच। अगर किन्हीं को भी कोई किसी भी तरीके का डाउट आता है तो वो प्लीज़ अपने कमेंट्स के थ्रू आप मेरे तक वो क्वेश्चन पहुंचाइए, एंड आफ्टर दैट मैं नेक्स्ट वीडियो में वो प्रॉब्लम को सॉल्व ज़रूर करूँगी। थैंक यू सो मच, हैव अ गुड डे, थैंक यू।